आगे देखते हैं पहलवान की ढोलक का अगला पार्ट। लुट्टन राज दरबार घोषित होने के बाद काला खां नामक एक मशहूर पहलवान को पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर देता है, यानी काला खां को भी हरा देता है, जिसके बारे में यह प्रसिद्ध था कि वह जिसके सामने रहता है, यानी उसका जो प्रतिद्वंदी रहता है, उस पहलवान को लकवा मार जाता था। उसको भी लुट्टन ने पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। उस क्षेत्र के सभी पहलवान लुट्टन से चूंकि हार चुके थे, इसलिए लुट्टन अब सिर्फ एक दर्शनीय जीव ही रह गया था, सिर्फ देखने के लिए जीव ही रह गया था। वह मेलों में हाथी की तरह मतवाला घूमता रहता था, हलवाई के आग्रह पर 2 से रसगुल्ले खा जाता, 8-10 पान एक बार में मुँह में रख लेता। वह बच्चों जैसे शौक करता था, जैसे आँखों पर रंगीन अबरक का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता, मुंह में पीतल की सीटी बजाता, हंसता हुआ लौटता। दंगल में उससे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता। यदि कोई लड़ना चाहता तो राजा साहब उसे अनुमति नहीं देते थे। इस तरह लुट्टन के जीवन के 15 वर्ष बीत गए। उधर पहलवान की सास व पत्नी दोनों मर चुकी थी और लुट्टन के 2 पुत्र थे, दोनों ही पहलवान थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से निकल उठता था कि अरे वाह, ये भी की तरह ही पहलवान निकलेंगे। इस तरह दोनों लड़के भी भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। इस तरह उन दोनों का भरण पोषण भी दरबार से होने लगा। लुट्टन उनके साथ मेहनत करता, उनसे कुश्ती लड़वाता, उनको कुश्ती की बातें सिखाता और नृत्य शिक्षा दिया करता। लेकिन लुट्टन की शिक्षा दीक्षा सब पानी फिर गया तब जब वृद्ध राजा की मृत्यु हो गई और विलायत से उसका बेटा जब राजकुमार आता है तो सारा राजकाज अपने हाथ में ले लेता है और उसके खर्चे को देखकर ही सबसे पहले उन तीनों पहलवानों की ही छुट्टी कर देता है। उसी दिन वो ढोलक को कंधे में लटकाकर अपने बच्चों के साथ अपने गांव वापस लौट आते हैं और वहाँ पर वह गांव के बच्चों को, शिष्यों को दांव पेच आदि सिखाया करने शुरू कर दिया। लेकिन गांव के लोग कैसे थे? खेतीहर मजदूर थे। अब खेतीहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती लड़ते? कुछ समय तक तो चला, लेकिन धीरे धीरे सिर्फ अपने दोनों पुत्रों को ही सिखाने लगा, क्योंकि बाकी सब धीरे धीरे चले हुए। लेकिन अचानक गांव पर वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि मतलब पहले सूखा पड़ा, अन्न की कमी हुई और उसके बाद मलेरिया और हैजा। इन सब से कारण गांव खाली होने लगे, यानी कि प्रतिदिन 2-3 मौतें होने लगी। लोग एक दूसरे को ढाढ़स बंधाते, सूर्यास्त होने तक वे घरों में घुस जाते, सब चुप रह जाते, यानी कि स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई थी। लोग एक दूसरे को ढाढ़स तो बजाते थे, लेकिन क्या करते? शाम होते होते सब अपने अपने घरों में घुस जाते थे। माँ के पास अपने बच्चों को बुलाने की हिम्मत नहीं होती थी, इतनी स्थिति खराब हो जाती थी। लेकिन इतनी रात की विभीषिका में भी सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ऐसी थी जो ललकार देती थी, चुनौती देती थी। वो शाम से लेकर सुबह तक गांव के लोगों में संजीवनी भरता रहता था। संजीवनी की उसकी मतलब कि ढोलक की आवाज़ से लोगों में संजीवनी का कार्य करता था, लोगों में जोश जगता था। ये अलग बात है कि उसकी आवाज़ से न तो बुखार हटता था और ना ही महामारी नाश होती थी। लेकिन हाँ, मरते हुए प्राणियों को आँख मूंदने में कोई तकलीफ़ नहीं होती, यानी फिर वे मृत्यु से नहीं डरते थे। जब उसके दोनों बच्चों को भी हैजा हो जाता है, वो बीमारी में परेशान हो जाते हैं, तो अपने बाबा से बोलते हैं कि वही ताल बजाओ ढोल पर। पहलवान पूरी रात ढोलक पीटता रहा, बच्चों को जोश देता रहा, उत्साहित भी करता रहा, मारो बहादुर करके चढ़ा। लेकिन प्रातःकाल उसके दोनों बच्चे ज़मीन पर फिर भी निष्पंद गिरे हुए थे और पहलवान मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था कि दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन लुट्टन ने राजा साहब द्वारा दी गई रेशमी जंगिया पहनी, शरीर में मिट्टी मिलकर कसरत की और फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लाद कर नदी में बहा आया। इस घटना से गांव वालों की हिम्मत पूरी तरह से टूट गई। 4-5 दिन बाद जब एक दिन रात को ढोलक नहीं बजी, तब प्रातः जाकर लोगों ने देखा, उनके शिष्यों ने देखा
कि पहलवान की जो लाश थी वह चित्त पड़ी हुई थी। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, उनके शिष्यों ने बताया, गुरु की इच्छा प्रकट की। क्या प्रकट की? कि कहा करते थे, जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं ज़िंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोल बजा देना। आगे वह नहीं बोल सका। इस तरह लुट्टन पहलवान की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है।